आ जाओ। तो अपन देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर्स है ना, करंट दिसंबर 2024 का। पहली तीन न्यूज़ अपन ने देख ली, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, हरियाणा में, और महाराष्ट्र झारखंड की उसमें नोटिफिकेशन की सूचना थी वो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं फोर्थ न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट, जो है क्या कि बांग्लादेश से जो प्रवासी भारत आए हुए हैं उनके संदर्भ में, ठीक है। तो इस न्यूज़ के अंदर अपन को काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले क्या, एक तो ये जो बांग्लादेश से जो प्रवासी आए हुए हैं उनके संबंध में जो मेन न्यूज़ है वो है एक तो, ठीक है। दूसरा अपन को जानने को मिलेगा क्या कि नागरिकता के बारे में, ठीक है, नागरिकता, सिटीजनशिप, ठीक है। और तीसरा जैसे जो अभी आपने यूपीएससी आईएएस में इनके अंदर भी आया, आरएस के अंदर भी आया, जो 2019 के अंदर संशोधन हुआ है इस नागरिकता कानून के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये न्यूज़ अपने चलेगी। तो इसमें एक बार आप देखते जाओ चीज़ों को और नोट करते रहो। अब देखो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ में ये है कि 25 मार्च 1971, ठीक है, 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से जो भारत आए ना प्रवासी, वो क्या है, वो अवैध हैं, ठीक है ना। अवैध किसके लिए लिखा के बाद, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो कट ऑफ डेट है ना, कट ऑफ डेट, सीओडी मतलब कट ऑफ डेट, ये क्या है 25/3/1971, ये कट ऑफ डेट है, समझ गए। इसके बाद जो आए हैं, मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया बाद, इसके बाद आने वाले कौन है, अवैध हैं। और इससे पहले आने वाले कौन है, मतलब यहाँ मैं लिख रहा हूँ इससे पहले पहले आने वाले कौन है, वो वैध है, ठीक है ना, वैलिड है उनकी सिटीजनशिप और उनको भारतीय नागरिक माना गया, भारतीय नागरिक, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक तो क्या है 25 मार्च 1971 के बाद, ये बाद अपन ने बोल दिया, ठीक है ना। इससे पहले आने वाले वैध हैं। ये किसने दिया ये डिसीजन, ये डिसीजन किसने दिया, ये डिसीजन ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया, ठीक है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, डेट और कौन से देश, भारत, बांग्लादेश से भारत में आए, ये 3 ऐसे प्रवास भारत में आने वाले, ठीक है। ये न्यूज़ है, एक बार सुन लो फिर अपन आगे चलेंगे। संविधान पीठ 5 न्यायाधीशों ने निर्णय दिया है। तो संवैधानिक पीठ कौन सी होती है, 5 या 5 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट जजेस जिसमें बैठते हैं उस पीठ को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं, ठीक है। फिर है नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा है 6A, उसको वैध व संवैधानिक करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो अपना सिटीजनशिप एक्ट है 1955 उसकी धारा है 6A। तो हाल ही में नागरिकता अधिनियम 1955 उसकी कौन सी धारा चर्चा में थी, तो वो है 6A, ठीक। फिर अपन पढ़ते हैं कि ये धारा 6A क्या है ये, ठीक है ना। अब देखो 6A क्या है कि 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा जोड़ी गई थी। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे 80 से 85, ठीक है। असम छात्र संगठनों की मांग पर, किसकी मांग पर, असम छात्र संगठनों की मांग थी, असम जो स्टूडेंट्स यूनियन थी उनकी मांग थी। और इनका क्या कहना था असम छात्र संगठनों का, कि बंगाली प्रवासी जो आसाम में आ रहे हैं उनसे आसाम की डेमोग्राफी में बदलाव आ गया है, ठीक है ना। और इसी को अपन आसाम अकॉर्ड बोलते हैं, ठीक। ये मतलब राजीव गांधी की बहुत बड़ी एक पहल थी आसाम अकॉर्ड, समझ गए। तो असम छात्रों की मांग पे आसाम की डेमोग्राफी में कैसे परिवर्तन आ गया था, जैसे अपन देखते हैं, जैसे अपन यूँ अपना उत्तर पूर्व देखते हैं, यूँ अपन जैसे देखते हैं, ये अपना उत्तर पूर्व, ये बांग्लादेश, ये आसाम है इधर, ठीक है। तो बांग्लादेश से ये आसाम के अंदर ये प्रवासी सीमा जुड़ती है, देखते हैं अपन गुवाहाटी से होते हुए इधर और बीच में मेघालय आ जाता है। तो अपन जैसे मैप देखोगे तो ये देखो मैप, ये रहा अपने आसाम, ठीक है। आसाम की देखो बाउंड्री इधर, जिधर से ये अपने बराक रिवर आती है, ठीक है, इधर से अपन जैसे देखते हैं ये, ठीक है ना, ये, और इधर थोड़ा सा ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है इस तरफ से, और बीच में तो मेघालय है ना। तो ये लोग क्या आसाम के अंदर आए। अभी मेजोरिटी ऑफ बंगाली जो ये आए थे ना, ये मेजोरिटी ऑफ बंगाली कौन थे, ये मुस्लिम थे, ये समझने वाली बात है, ये मुस्लिम थे, ठीक है ना। और आसाम के जो नेटिव थे, ये कौन थे, ये हिंदू थे, ठीक है। तो अभी जब ये शरणार्थी आए, ठीक है, बंगाल से बंगाली लोग जब आसाम के अंदर आए, तो ओरिजिनल जो आसामी लोग थे वो कौन थे, हिंदू थे, वो क्या हो गए, वो माइनॉरिटी हो गए, मतलब अपने ही देश में वो क्या हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, कौन, आसाम के हिंदू, समझ गए। तो पहले जब तक ये बंगाली नहीं आए थे आसाम के अंदर, तो आसामी जो हिंदू थे वो बहुसंख्यक थे, वो मेजोरिटी में थे। लेकिन ये बंगाली मुस्लिम इतनी बड़ी मात्रा के अंदर आए कि वो आसामी अपने ही राज्य के अंदर क्या बन गए, माइनॉरिटी बन गए। तो इसलिए ये डेमोग्राफी के अंदर क्या हो गया, ये चेंज हो गया वहाँ की डेमोग्राफी। आप समझ ही गए ना, जो पॉपुलेशन जो अपन बोलते हैं उस पॉपुलेशन के लिए यूज़ किया, पॉपुलेशन में कौन कौन सा हिस्सा किस किस का है। जैसे यहाँ पे रिलीजियस डेमोग्राफी, हिंदू मुस्लिम की बात करी, उसमें महिला पुरुष कितने हैं,
ठीक है, वयस्क अवयस्क कितने हैं, बचने कितने हैं, तो ये सब जब स्टडी होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको डेमोग्राफिक स्टडीज अपन बोलते हैं। समझ गए यहाँ तक बात, छात्र संगठनों की मांग पर। तो ये 6 से किसने जोड़ी, 1985 में राजीव गांधी सरकार ने जोड़ी थी। फिर ये 2012 के अंदर ये चैलेंज हुई थी कि ये जो 6A जो है ना, ये असंवैधानिक है, ठीक है। तो इसी के ऊपर 2012 के अंदर कोर्ट में केस फाइल हुआ और इस केस का अब निर्णय आया। तो उसमें निर्णय में ये कट ऑफ डेट ये मानी गई 25 मार्च 1971, मार्च है ये देखो, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे 2 आते हैं, क्या आते हैं सवाल कि चलो एक बार और पढ़ लो आगे। अब इसमें देखो और क्या लिखा हुआ है, 6A के अंदर ये लिखा हुआ है क्या, 1 जनवरी 1966 1966 से 23 मार्च 1971, है ना, ये 25 है, 25 से 25 मार्च 1971 की अवधि के अंदर जो बांग्लादेश से भारत में प्रवासी आए वो कौन है, वो वैध है ना, ये अवैध हटा हुआ ना, ये वैध है, ये वैध है, ये वैध है, वो भारतीय नागरिकता उनको मिली है, उनको भारतीय नागरिक माना है। क्या बोला मैंने कि 25 मार्च 1971 से पहले जो आ गए ना, पहले अपन ने ऊपर लिखा, पहले ऊपर और ये बाद, तो पहले वाले क्या है, ये वैध है, ये भारतीय नागरिक बन सकते हैं, लेकिन इनको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके बाद आए फिर क्या लिखा हुआ है, ये 23 कैसे आ रहा बार बार, एक मिनट आओ, इसमें ना ये डेट थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक थी, यही है डेट, ठीक है, 25 मार्च 1971 यही है कट ऑफ डेट, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक की अवधि में जो बांग्लादेश से भारत में आ गए वो तो वैध है, उनको भारतीय नागरिक माना जाएगा, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है कि 25/3/1971 के बाद जो आए हैं, ठीक है, मतलब 25 तारीख तक जो आ गए, 25 की तारीख तक की रात तक, भाई अपनी डेट चेंज होती है रात को, 25 की रात को डेट चेंज होगी 26, तो 25 तारीख तक जो आ गए वो सारे क्या है, वो वैध भारतीय नागरिक हैं। और 25 मार्च 1971 के बाद जो प्रवासी आए हैं वो युद्ध शरणार्थी हैं, उन्हें वापस भेजा जाएगा, मतलब वो अवैध है, ठीक है, जैसा भी अपन ने ऊपर बोला है, ठीक है। तो पहले वालों को नागरिकता मिल जाएगी, जैसे पहले मिल गई थी वो कंटिन्यू रहेगी उनकी नागरिकता, लेकिन उसके बाद जो आए हैं वो भारत में आज रह रहे हैं, लेकिन उसको किसका दर्जा है, रिफ्यूजीज ऑफ वार, रिफ्यूजी का दर्जा है, ठीक है, युद्ध शरणार्थी हैं वो, तो वो भारत में से वापस भेजे जाएंगे, कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो यहाँ समझने वाली बात जो है वो ये है कि कट ऑफ डेट क्या है, 25 मार्च 1971, ठीक है। भाई याद कैसे रहेगी, ये 2 और 5 है, 5 में से अपन 2 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आते हैं 5 में से 2 माइनस करते हैं 3, और अगर 2 फिर 2 और 5 को अगर अपन जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 7 निकल के आ जाएगा। तो ऐसे 25 याद रखना है, मार्च याद आ जाएगा और फिर वो 1971 याद आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब फिर एक ये जहन के अंदर ये चीज़ आती है कि सर ये 25/3/1971 ही क्यों रखी, ऐसा इस तारीख को क्या है, ठीक है। तो ऐसा इस तारीख को क्या है कि 25/3/1971 अगले दिन, मतलब 25 से अगले दिन 26 तारीख को क्या हुआ, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश के अंदर ऑपरेशन सर्चलाइट चालू कर दिया गया था, ठीक है ना। क्या था ये ऑपरेशन सर्चलाइट, भाई सर्चलाइट का मतलब हो गया कि ढूंढ रहे हैं। तो 1971 के अंदर ये था, 1971 के अंदर अपन देखते हैं कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम था, क्या, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, कि बांग्लादेश मुक्त होना चाहता था, किससे, पाकिस्तान से, ठीक है। जैसे अपन देखते हैं एक तो जैसे अपने ये इधर ये बीच में अपने भारत, ठीक है ना, ये देखते हैं अपन, ठीक है। तो इधर तो ये पाकिस्तान है, इधर अपने ये बांग्लादेश है, ठीक है। तो पाकिस्तान को तो अपन बोलते हैं वेस्टर्न पाकिस्तान, और ये जो बांग्लादेश था इसको 1971 से पहले बोलते थे ईस्टर्न पाकिस्तान, चूंकि ईस्ट में था, और ये जो इस्लामाबाद वाली जो गवर्नमेंट थी वही इसको कंट्रोल करती थी। एक तो चीज़ ये, और दूसरा मैं आपको बात बताऊं, एक आपने नाम सुना होगा लाइन का, रेड क्लिफ सुना है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो ये सिर्फ यही नहीं है, ये जो अपने इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी जो लाइन है उसको भी अपन रेड क्लिफ ही बोलते हैं, क्योंकि ये भी क्या था, बांग्लादेश 1971 से पहले क्या था, ये भी पाकिस्तान ही था, लेकिन ये ईस्ट पाकिस्तान था, है ना। और रेड क्लिफ तो कब खींची हुई है, ये तो 1947 के अंदर खींची थी सर रेड क्लिफ, 5 दिन का समय दिया था इनको बाउंड्री निर्धारण का, समझ रहे हो चीज़। तो कहने का मतलब क्या है कि ये बांग्लादेश में जब मुक्ति संग्राम चला 26 मार्च से, ऑपरेशन सर्चलाइट, ठीक है ना, तो इसमें हुआ क्या था, बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए था। सर्चलाइट ये देख रहा था कि हाँ कौन कौन है जो बांग्लादेश की मुक्ति का विरोध करता है। तो पाकिस्तान, इस्लामाबाद वाला पाकिस्तान नहीं चाहता था कि ये ढाका हमसे फ्री हो जाए, इस्लामाबाद तो हमेशा चाहता था कि ये ढाका हमेशा इस्लामाबाद की कंट्रोल में रहना चाहिए। वो तो
इंदिरा गांधी ने इंटरफेयर किया था 1971 के अंदर, तब जाके ये आज़ाद हुआ था बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। फिर दो पार्टी आज अपन देख ही रहे हैं, शेख हसीना और खालिदा जिया, ठीक, अपना बांग्लादेश नेशनल पार्टी और अपने आवामी लीग, ठीक है, शेख हसीना आवामी लीग, ठीक, अपने शरण ले रखी है इंडिया में। तो ये चीज़ है। तो 26/3/1971 को क्या हुआ, ऑपरेशन सर्चलाइट चालू हो गया। अब देखो ये इस डेट को आप समझो एक बार कि 26/3/1971 को ऐसा हुआ क्या पाकिस्तान में कि ये था कि भाई पाकिस्तान की आर्मी, जियाउल हक थे उस समय आर्मी के हेड वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया कि जो जो इस ढाका को आज़ाद करने की फिराक में थे उनको ढूंढ ढूंढ के मारना चालू कर दिया, सर्चलाइट का मतलब, ठीक है। अब भारत ने ये देखा कि यार एवा बताओ, इससे पहले भारत तो है ना करीबन जनवरी 1971 से ही ये डिमांड करने, अनाउंस करने लग गया था कि जिस किसी को भी बांग्लादेश में खतरा नजर आता है वो कहाँ आ जाए, वो भारत के अंदर आ जाए, हम उनकी पूरी रक्षा करेंगे। तब तक ये ऑपरेशन सर्चलाइट चालू नहीं हुआ था। ऑपरेशन सर्चलाइट कब चालू हुआ, 26 मार्च को। तो भारत को ये लगा कि जिसको भारत की भारत मतलब इंदिरा गांधी की आवाज़ में विश्वास था, वो तो कब तक आ गए, वो जब तक ये ऑपरेशन सर्चलाइट चालू नहीं हुआ था ना, उससे पहले पहले भारत में आके बस गए, क्योंकि उन्होंने भारत के प्रति विश्वास दिखाया। इंदिरा गांधी ने बोला जनवरी 1971 में बोलते थे इंदिरा गांधी, तो इस ऑपरेशन सर्चलाइट से 3 महीने पहले ही, है ना, कि जिसको भी अगर लगता है बांग्लादेश में, ढाका में आपकी जीवन सुरक्षित नहीं है, आप भारत में आ जाओ, भारत सरकार आपकी पूरी रक्षा करेगी। तो कलकत्ता में, आसाम में, मेघालय में कैंप लगाएगा, शरणार्थी कैंप। तो जिनको विश्वास था वो आ गए, जिनको विश्वास नहीं था वो हिंदू, वो बांग्लादेश के अंदर, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो बांग्लादेश के अंदर ही रहे। अब जब ये सर्चलाइट चालू हुआ उसके बाद जो आया वो किससे आया, वो पाकिस्तान या बांग्लादेश या ढाका आर्मी के डर से आया भारत में, समझ रहे हो ना। वो इंदिरा गांधी के कॉन्फिडेंस से नहीं आया। अब उनको लगा ना कि यार अगर अपन बांग्लादेश में रहेंगे तो अपन मारे जाएंगे, तब अपन चलो अपन भाग के जीवन बचाएं, कहाँ, भारत के अंदर। तो 25 मार्च के बाद जो भी आया उसको दर्जा किसका है, युद्ध शरणार्थी का है। और 25 मार्च को या उससे पहले जो आ गया, ठीक है ना, 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 तक जो आ गया वो कौन है, वो वैध है, क्योंकि उन्होंने भारत के अंदर कॉन्फिडेंस दिखाया था। उसके बाद तो तुम्हारी जान ही मुसीबत में आ गई, इसलिए तुम जान बचाने आए थे तुम तो भारत में, भारत की सरकार के प्रति तुम्हारी आस्था नहीं थी। आस्था थी तो पहले आते ना, जनवरी से 3 महीने निकले, जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, और मार्च भी पूरा चला गया, पहले आते हैं ना, ठीक है ना। ये इसके अंदर कॉन्सेप्ट है जो अपन को ध्यान देना चाहिए। फिर ये मुक्ति संग्राम तो चला था, फिर अपन जैसे देखते हैं दिसंबर 1971 के अंदर ये खत्म होता है पूरा, और अपने जैसे जो उधर कैप्टन नियाजी थे उन्होंने सरेंडर किया था। फोटो आती है वो दिसंबर जब अपने आती है मुक्ति संग्राम की तारीख, समझ गए। ये चीज़ अपने को ये पता होनी चाहिए यहाँ तक। अब आगे इसके अंदर देखते हैं, ये जो अपन नीचे आप देख रहे हो ना, ये अपना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का जो कानून है ना, ये वो है। इसकी धारा है 6 है, ये जो लिखा हुआ है ना 6 है, इस 6 के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, देखो 6 को देखो, है ना। तो ये 6 से देखते हैं। अभी जैसे अपन यहाँ देख रहे थे ना, बांग्लादेश वार जैसे बताया 26 मार्च से ऑपरेशन सर्चलाइट चालू हो गया, और ये बांग्लादेश मुक्ति संग्राम जो चला ये 26 मार्च 1971 से लेके 16 दिसंबर 1971 तक ये चला है, ठीक है ना। और 16 दिसंबर को ही अपन क्या, जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम है तो मुक्ति दिवस वहाँ पे मनाते हैं 16 दिसंबर। और जो अपन देख रहे हैं कि इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति जो चलती है, जली प्रज्वलित रहती है, ये 16 दिसंबर से ही चालू हुई है 1971 से बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। जैसे आप देखोगे ये इंडिया गेट है, इसके बीच के अंदर ये इमोर्टल साउंड है, इमोर्टल फ्लेम है, अमर ज्योति। तो यहाँ पे फ्लेम जलती रहती है, और ये मतलब गन उल्टी रखी हुई है, उसके ऊपर ये कैप रखी हुई है, उसका हेलमेट, ठीक है। तो ये 16 दिसंबर इस बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की याद के अंदर ये अमर ज्योति जली हुई है, तब से अभी तक, ठीक है ना। अमर जवान ज्योति उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये था, तो ये 26 कहने का मतलब जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चालू हुआ ना, जो ये 26 मार्च 1971 से चालू हुआ और 16 दिसंबर 1971 तक चला। तो 26 मार्च 16 दिसंबर, ठीक है, ये अपन को ध्यान में रखना। और इसमें जैसे क्या है, सरेंडर की फोटो आती है, जब ये सरेंडर हुआ था ना, उधर तो कैप्टन नियाजी थे, और अपने इधर जगजीत सिंह अरोड़ा थे, अपने इंडियन आर्मी को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था उधर, ठीक है। तो देखो ये फोटो न्यूज़ के अंदर रहती है, ये है 16 दिसंबर की फोटो, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये है देखो फोटो, ये जो फोटो अपन देखते हैं बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की, ये वाली है। तो ये तो अपने कैप्टन जगदीश सिंह अरोड़ा, ठीक है, और ये बांग्लादेश के थे अपने नियाजी, कैप्टन नियाजी। ये तो ये फोटो 16 दिसंबर को काफ़ी आती है न्यूज़पेपर्स के अंदर। और ये पूरा ये सरेंडर करते हुए देखो, ये वो सरेंडर करते हुए पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया था, आ रहा 1971 वार। तो ये फोटो कब की है, ये अपने 16/12/1971 की, ठीक है, ये है। तो 26 मार्च से चालू हुआ था और 16 दिसंबर को ये अपने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम खत्म हुआ था। प्रधानमंत्री थी उस समय इंदिरा गांधी, है ना। मैंने बताया था, अपन पढ़ रहे थे आयरन मैन वल्लभ भाई पटेल पिछले वाली वीडियो के अंदर। तो इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जैसे जो इन्होंने सोच लिया वो करके दिखाया। तो इन्होंने देखा कि हाँ भाई बांग्लादेश को आज़ाद कराना है तो कराना है, कुछ भी हो जाए चाहे। अमेरिका ने तो धमकी दी थी, अपना जहाजी बेड़ा भेज दिया था बे ऑफ बंगाल में अमेरिका ने। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन, ठीक है। निक्सन ने इंदिरा गांधी को कहा था कि इंदिरा गांधी तो चुड़ैल है इसी बात पे, ठीक है। तो 26 मार्च अपन समझ गए। अभी ये अपन ने ये सेक्शन 6 से देख लिया, ठीक है। ये अपने सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955 उसका 6 से है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, स्पेशल प्रोविजन एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन कवर्ड बाय आसाम अकॉर्ड। तो आसाम अकॉर्ड कब हुआ है? राजीव गांधी के साथ हुआ 1985 में, आसाम यूनियन प्लस भारत सरकार। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, है ना, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, है ना। देखो अब आगे बता रहा हूँ, इसमें जो मेन जो चीज़ अपन पढ़ रहे हैं। और देखो ये जो लिखा हुआ है ना 6A के ऊपर देखो सबस्क्रिप्ट में 4 लिखा हुआ है। अब आप देखोगे 4 कब है, इंसर्टेड बाई एक्ट 65 ऑफ 1985, ठीक है। तो संसद ने कानून बनाया, किसने? संसद ने कानून बनाया। एक्ट मतलब 1985 का 65वां नंबर का एक्ट था और लागू कब से हुआ? ये 7/12/1985 से 6A, ठीक है ना। इसमें तारीख रखी गई। अब यहाँ देख रहे हो आप, ये संसद ने कानून बनाया नागरिकता के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि नागरिकता किस सूची का विषय है? 7वीं अनुसूची में अपन देखते हैं 3 अनुसूचियां हैं, 3 लिस्ट है। 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट है, क्या? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो अभी केंद्र सरकार ने कानून बनाया इस नागरिकता के ऊपर। तो सीधी सी बात है, नागरिकता किस लिस्ट का विषय हो गया? ये संघ सूची का विषय है, यूनियन लिस्ट का। और यूनियन लिस्ट में 17वें नंबर का आइटम है ये, ठीक है। ऐसे कल आप पिछले वाले वीडियो के अंदर अपन ने देखा था, तो उसमें मैं कौन सा बता रहा था, उसमें भी ये सूची निकल के आई थी। उसमें कौन सा विषय था? हाँ, 39 है, नहीं वो तो 239 था ना। नहीं शेड्यूल अपन ने पढ़ा था। चलो शेड्यूल वैसे बताए होंगे, अभी आ जाएंगे। चलो तो ये हो गया, ये अपन ने देखा 1985 में जोड़ी। अब देखो ये जो सेक्शन 6A जो है ना, 6A अपन पढ़ रहे हैं यहाँ। अब देखो 6A के अंदर यहाँ लिखा हुआ है, ये 6A का जो तीसरा सब क्लॉज है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सब सेक्शन 6 and 7 एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू आसाम ऑन और आफ्टर 1st day of January 1966 but before the 25th day of 1971। कहने का मतलब क्या है? वो जो अपन अभी पढ़ रहे थे 1/1/1966 से लेकर 25 मार्च 1971 की अवधि के अंदर जो भारत आ गया बांग्लादेश से, वो क्या है? भारत का नागरिक। तो कट ऑफ डेट क्या है? 25/3/1971। 2 और 5 याद रखना, 2 5 में 2 उड़ाए 3 आ गए, 2 और 5 जोड़े तो 7 आ गए 97। यहाँ तक समझ गए? समझ गए। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा नागरिकता के बारे में, अपन कुछ बेसिक सी चीज़ें जान लेते हैं एक बार नागरिकता के बारे में। देखो क्या है नागरिकता, अपने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक ये दिया हुआ है, ठीक है। ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। फिर ये भाग 2 में है, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 के अंदर भाग 2 है और उसके अंदर आर्टिकल है 5 से लेके 11 तक, ठीक है। फिर संघ सूची का विषय नागरिकता, और संघ सूची में 17वां आइटम है ये, समझ गए, यूनियन लिस्ट। अब क्या है 5 कि भारतीय नागरिकता अपन 5 तरीके से पा सकते हैं। जैसे अभी बांग्लादेश शरणार्थी भी तो आए ना, इन्होंने भी तो पाई है ना, ऐसे। तो 5 तरीके कौन से हैं? देखो, एक तो है बर्थ, जन्म से, एक है वंशज डिसेंडेंट से, तीसरा है रजिस्ट्रेशन से, पंजीकरण से। तो ये जो बांग्लादेशियों ने जो पाई है ना, ये पंजीकरण से पाई है कि भाई वो 25 मार्च से अगर पहले आ गए तो उन्होंने वहाँ पे कैंप लगे हुए तो उन कैंप में अंदर रजिस्ट्रेशन करा लिया और फिर भारत सरकार ने उनको समय के ऊपर नागरिकता दे दी। तो ऐसे पंजीकरण से आए हैं, ठीक है। फिर आगे अपन देखते हैं नेचुरलाइजेशन से, है ना। ये नेचुरलाइजेशन क्या है? ठीक है, प्रकृतिकरण। ये क्या है कि तुम भारत में आए और फिर भारत के होके रह गए, तो ये प्रकृतिकरण है। इसमें 12 क्या लिखा हुआ है कि आप जैसे बाहर से आए और भारत के अंदर आप 12 साल रह गए,
तो वो क्या, वो 12 साल बाद 12 साल कंटिन्यू आप रहे, फिर इंडिया से गए ही नहीं कभी आप, तो फिर क्या 12 साल बाद के बाद क्या बन जाओगे, आप भारतीय नागरिक बन जाओ, क्योंकि आपने इंडिया को नेचुरली अपना लिया है ना, प्राकृतिक रूप से इंडिया को अपना लिया, क्योंकि आप 12 साल तक रह रहे हो कंटिन्यू। तो जैसे अपन देखते हैं मदर टेरेसा, ठीक है ना, नाम सुना ही होगा आपने मदर टेरेसा, ठीक है, ये कहाँ अल्बानिया की नागरिक थी, लेकिन ये इंडिया में आई फिर ईसाई मिशनरी के साथ, और फिर इंडिया में होकर रखी, तो मदर टेरेसा को इसी के तहत मिली है, ठीक है ना। एक वेरियर एल्विन है, वेरियर एल्विन है ना, वेरियर एल्विन, जो नेहरू की कैबिनेट के अंदर तो नहीं थे, लेकिन नेहरू के बहुत अच्छे मित्र थे, और इंडिया के अंदर ट्राइबल्स के ऊपर जिसने भी स्टडी करी है, आज अपन ट्राइबल्स का जो भी साहित्य पाते हैं, नाम पाते हैं, लिस्ट पाते हैं, उसमें इस वेरियर एल्विन का बहुत बड़ा योगदान है। तो इन वेरियर एल्विन ने कैसे पाई थी भारत की नागरिकता, रजिस्ट्रेशन से। एक आपने गाना सुना होगा, अदनाम सामी सिंगर का नाम सुना होगा, वो कभी तो नजर मिलाओ, ये अदनाम सामी, ठीक है, वही पाकिस्तान से आए थे, भारत की नागरिकता उनको कैसे मिली है, इस नेचुरलाइजेशन से मिली है। ऐसे अपन को एग्जाम्पल कुछ मैंने बताया। और 5वां है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कि भारत अगर किसी देश को मिला ले, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज भारत जीत के भूटान को मिला ले, नेपाल को मिला ले, तो भूटान के जितने भी नागरिक हैं वो किसके नागरिक हो जाएंगे, वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो ये 5 तरीके हो गए। सबसे पहला हुआ कैसे, जन्म से, दूसरा हो गया वंशज से, ठीक है, फोर फादर्स यहाँ रह रहे तो यहाँ से, ठीक है, तीसरा हो गया किससे, अपना रजिस्ट्रेशन से, अपने पंजीकरण करा दिया इंडियन कॉन्सुलेट के अंदर, ठीक है, चौथा हो गया किससे, अपना नेचुरलाइजेशन से, प्राकृतिकरण से, और 5वां होगा किससे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कोई भी अपन ने भू क्षेत्र भारत सरकार या भारतीय सेना ने जीत के मिलाया तो वो उसके नागरिक अपने नागरिक हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो ये तो हो गए 5 तरीके भारतीय नागरिकता लेने के, ठीक है। फिर अपन जैसे देखते हैं कि पहले नीचे वाला देख लो, कि जैसे अपन सर ले सकते हैं, वैसे क्या जा भी सकती है क्या नागरिकता, बिल्कुल जा भी सकती है, लेकिन जाने के जो तरीके हैं वो कम है, वो है क्या 3। पहला तरीका तो क्या है कि कोई स्वैच्छिकता से परित्याग कर दे, कि ठीक है सर मैं तो गया अमेरिका में और फिर मैं अब अमेरिका में ही रहूँगा, तो उसने अपन ने वॉलंटरली गिव अप कर दी इंडियन सिटीजनशिप, तो स्वेच्छिता से त्याग कर दे। दूसरा क्या है, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार ली उसने, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेशन। पहले तो वाला वॉलंटरी, दूसरा टर्मिनेशन, कि क्या मैं गया और मैं ब्रिटेन गया और ब्रिटेन की नागरिकता मैंने ले ली, भारत की छोड़ी नहीं है, ब्रिटेन की मैंने ले ली, तो जैसे आपने किसी एक देश की ले ली तो दूसरे की वो अपने आप छूट जाती है। ये यूएनओ का लॉ है। यूएनओ का क्या लॉ है कि कोई भी एक व्यक्ति एक समय में किन्हीं 2 देशों का नागरिक नहीं हो सकता, ठीक है। उसको जैसे अपने एनआरआईज होते हैं वो नॉन रेजिडेंट्स हैं, वो नागरिकता नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी एक व्यक्ति को एक समय में किसी एक देश की नागरिकता मिल सकती। तो जैसे ब्रिटेन के लिए, भारत को छोड़ना नहीं चाहता था मैं, लेकिन जैसे ब्रिटेन के लिए तो इंडिया की मेरी अपने आप चली गई, ऑटोमेटिक है ना, टर्मिनेट हो गई वो, क्योंकि यूएनओ के लॉ के तहत ये चीज़ है। लेकिन अगर क्या है, मैं अमेरिका गया, मैंने अमेरिका गया, अमेरिका की नागरिकता मेरे को मिली नहीं है, लेकिन मैंने उससे पहले भारत की छोड़ दी, भाई मैं आश्वस्त था कि अमेरिका की मिल जाएगी मेरे को ऐसे, और यहाँ मिलने के बाद ऑटोमेटिक नहीं चाहते हुए भी भारतीय नागरिकता जाएगी, समझ गए। तो खुद छोड़ सकते हैं, खुद नहीं छोड़ोगे तो ऑटोमेटिक जाएगी अगर तुमको दूसरे की मिल गई है तो। अब तीसरा क्या है, डेप्रीवेशन, वंचित, कि भारत सरकार, आप विदेश में नहीं गए कहीं भी, लेकिन आप देश की धरती पे ही हो, तो भारत सरकार आपको वंचित कर सकती है भारत की नागरिकता से, यदि आपने इनमें से कोई काम किया है तो। जैसे क्या, यदि आपने नागरिकता फर्जी तरीके से पाई है, जैसे वो बांग्लादेश से आए थे, ठीक है, तो उनको कुछ भी, कोई बांग्लादेश का सर्टिफिकेट कुछ भी दिखाया, वो आपने फर्जी दिखाया तो वो आप वैलिड नहीं है। दूसरा क्या है, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर किया है, तो भारतीय संविधान के प्रति अनादर किया है, ठीक है, जैसे आपने उसकी कॉपियाँ जलाई हैं, ठीक है, उसकी फजीती करने की कोशिश करती भारतीय संविधान की, तो आपको भारतीय नागरिकता से भारत सरकार का भी वंचित कर सकते। तीसरा क्या है, यदि पंजीकरण या प्रकृतिकरण के आगामी 5 वर्ष के दौरान नागरिकता को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई है, ये कैद है, ठीक है ना। जैसे पंजीकरण से किसी ने पाई, जैसे अभी मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन से किसी बांग्लादेशी ने अपने पाली, लेकिन रजिस्ट्रेशन से पाने के 5 साल बाद वो किसी भी देश में बाहर गया था और उस देश के अंदर 2 साल तक की उसको सजा हो गई थी। जैसे बांग्लादेश से भारत में आ गया था 25 मार्च 1997 से पहले, लेकिन भारत में आने के बाद वो क्या गया, 2 साल ईरान गया और ईरान में उसकी कैद हो गई थी 2 साल की, तो वो भारत की नागरिकता के योग्य नहीं है। इसका मतलब ये हो गया तुम तो भारत के अंदर एक टाइम बीइंग के लिए आए थे और तुम्हारी पृष्ठभूमि तो आपराधिक पृष्ठभूमि थी, तभी तो ईरान के जाके अंदर तुम अरेस्ट हो गए, समझ रहे हो कि मतलब 1971 के अंदर आ गया था। अब अगले 5 साल, मतलब 5 साल पूरे होते हैं 76 में, लेकिन 1973 के अंदर ही तुम ईरान गए और वहाँ 2 साल के लिए तुमको कैद कर लिया गया था किसी जुर्म के अंदर,
तो इसका मतलब तुम भारतीय नागरिकता के योग्य नहीं। लास्ट क्या है, यदि नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्ष तक रहता है, जैसे अपन है, ठीक है, तो अपन लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहते हैं तो अपनी भारतीय नागरिकता चली जाएगी। मतलब 7 साल तक आपका आता पता ही नहीं है कि कहाँ हो, तो भारतीय नागरिकता आपकी चली जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि सामान्य रूप से मतलब क्या होता है, वैसे अपन 1 साल गिनते हैं तो उसमें दिन होते हैं 365 या 366, लेकिन सामान्य रूप से जब गिना जाता है तो उसके अंदर दिन होते हैं कितने, 182। कितने, 182। कहने का मतलब 1 साल के अंदर अगर आप 182 दिन, ठीक है, ऐसे 7 साल आपने निकाल दिए, कैलेंडर वर्ष ही 182 दिन गिने जाएंगे इसके अंदर। जनवरी से लेकर दिसंबर तक अगर आप 182 दिन तक भारत से लगातार 7 साल तक गायब हो तो भारतीय नागरिकता आपकी, समझ गए ना। भारत से बाहर रह रहे हैं अपन, ऐसा नहीं कि इंडिया में कहीं छुप के रह रहे हैं, हिमालय में चले गए और वहाँ छुप के रह रहे हैं, इंडिया से बाहर हो और 1 साल में 182 दिन से ज़्यादा आप बाहर रहते हो तो भारतीय नागरिकता आपकी चली। ठीक है, तो ये अपना कुछ सिटीजनशिप का है, 5 तरीके लेने के हैं और 3 तरीके छोड़ने के हैं। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, जिसमें क्वेश्चन आता है, तो ये 7 साल वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति कितने वर्ष भारत से बाहर रहेगी उसकी नागरिकता चली जाएगी, तो कितना है वो 7 ईयर्स। ठीक है, और पाने के 5 तरीके हैं। कई बार ये पूछ लेते कि पाने के कितने तरीके, पाने के 5 तरीके हैं। खोने के कितने तरीके, खोने के 3 हैं। वॉलेंट्री आप छोड़ दो, सरकार आपको रोक ले, टर्मिनेट, या सरकार आपको डिप्रीव कर दे, समझ गए। तो पाने के 5 है, खोने के 3 है। अब देखो इसमें एक अच्छी चीज़ है कि ये जो भारतीय नागरिकता कानून है 1955, ये अभी तक कितनी बार संशोधित हुआ है, कितनी बार संशोधित हुआ है, 6 बार संशोधन हुए इसके अंदर। ठीक है ना, कब 1986 के अंदर, ये अभी अपन ने देखा ना 1985 वाला 6A जुड़ी है, ये लागू हुआ था 1986 से। ठीक है, फिर 92 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में हुआ और फिर 2019 के अंदर हुआ मोदी गवर्नमेंट। ठीक है ना, जैसे आपको ध्यान है जब कोरोना आया था 2020 के अंदर, तो उस समय दिल्ली का जो शाहीन बाग इलाका है वहाँ पे अनशन चल रहा था, नागरिकता कानून का विरोध हो रहा था और उनको हटाया गया था सिर्फ कोरोना के अंदर जो लॉकडाउन लग गया था उसको देखते हुए। शाहीन बाग एजिटेशन था वो इस 2019 वाला जो अपना नागरिकता संशोधन कानून था उसी के विरोध में लाया गया था और ये RS में पूछा गया और IAS में भी आया। तो ऐसा क्या था इस कानून के अंदर 2019 वाले नागरिकता संशोधन कानून के अंदर, तो ये है 2019 वाला। तो 2019 वाले के अंदर देखो खास बात क्या थी, दी अमेंडमेंट, ये 2019 वाला, क्योंकि देखो मोदी गवर्नमेंट थी 2014 के अंदर आ गई थी और मोदी गवर्नमेंट थी। ठीक है, ये चुनाव सिर पे थे, तो कैसे ये किया गया वो मैं बताता हूँ आपको। दी अमेंडमेंट प्रपोजेस टू परमिट मेंबर्स ऑफ 6 कम्युनिटीज, है ना, मतलब 6 समुदाय थे। इन समुदाय के लोगों को जो किन किन देशों के अंदर बसते थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अंदर ये जो 6 समुदाय के लोग थे, 6 समुदाय किन देशों में, 3 देशों में, इनके नागरिकों को भारत आने की परमिशन थी और भारत की नागरिकता आप ले सकते थे। लेकिन ये 6 समुदाय कौन थे, जैसे मैं बता देता हूँ, आप इस वर्ड को याद रखो, MSc BJP। कहने का मतलब आपको बीजेपी ज्वाइन करनी है तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, MSc होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो MSc है ना, ये क्या है, ये भारत के अंदर 6 माइनॉरिटीज़ हैं आज की तारीख में। कितने अल्पसंख्यक हैं, टोटल 6 अल्पसंख्यक है भारत में। M से तो क्या है, मुस्लिम, अब ये सुन लो आप एक बार। S से क्या है, सिख। C से क्या है, क्रिश्चियन। B से क्या है, बुद्धिस्ट। J से क्या है, जैन। और P से क्या है, पर्शियन, ईरान, फारसी जिसको अपन बोलते हैं, वो में ईरानी, रतन टाटा, जमशेद जी, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी, वो पर्शियन सब, ईरान। तो MSc मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, अपने बुद्धिस्ट, जैन और पर्शियन, ये 6 माइनॉरिटीज़ इंडिया के अंदर है। तो भारत सरकार ने बोला था कि ये माइनॉरिटीज़ के कोई भी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आएंगे तो भारत में आके भारत की नागरिकता इनको मिल जाएगी। यहाँ तक बिल्कुल सही था, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, ये मुस्लिम को हटा के यहाँ कर दिया हिंदू। समझ गए कि इन देशों से जो मुस्लिम आएंगे ना, वो मुस्लिम अलाउ नहीं थे भारत के अंदर। तो अब मुझे बात बताओ, अफगानिस्तान की पॉपुलेशन 90% मुस्लिम, पाकिस्तान की मुस्लिम और बांग्लादेशियों की मुस्लिम, तो इन तीनों देशों से तो जो आने वाले थे उसमें सबसे बड़ा समुदाय कौन था, मुस्लिम समुदाय था। तो उसको तो आपने अलाउ किया ही नहीं, इसलिए इसका विरोध हुआ था। समझ रहे हो, तो ये चीज़ है। तो मैंने ये यहाँ पे ये MSc में मुस्लिम इसलिए बताया क्योंकि
बाकी सारी अपनी माइनर कम्युनिटीज़ ही हैं, अल्पसंख्यक ही बाकी सारे इन 6 के अंदर जो नाम है मैं बता देता हूँ आपको भी। देखो मैंने एमएससी बताया था ना, तो देखो 6 कम्युनिटीज़ कौन कौन सी हैं। पहले इस हिंदू को रहने दो एक बार, एस है ना, तो मैंने ये एमएससी लिख देता हूँ पहले, एमएससी और आगे क्या था बीजेपी। तो देखो दूसरे कलर से मैं उड़ाते जाता हूँ, आपको अपने आप ध्यान आता जाएगा, ब्लू से कर रहा हूँ। देखो सिख, ये आ गया सिख, समझ रहे हो, बुद्धिस्ट ये आ गया बुद्धिस्ट, जैन ये आ गया जैन, पर्शियन ये आ गया पर्शियन, क्रिश्चियन ये आ गया क्रिश्चियन, है ना। फिर तो देश आ गए अपने पाकिस्तान बांग्ला, मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश, ऐसे याद रख लो, पश्चिम से पूर्व अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश। अब देख रहे हो आप इसके अंदर मुस्लिम नहीं आए, यहाँ मुस्लिम लिख के काटा हुआ है मैंने, मुस्लिम अलाउ नहीं थे, तो मुस्लिम की जगह कौन कर दिए, भारत सरकार ने कानून में क्या रख दिया, हिंदू कर दिया। यही था बस फसाद की जड़, वो शाहीन बाग जो एजिटेशन था वो ये हिंदू के पीछे था। तो हिंदू तो है ही नहीं, अफगानिस्तान में भी नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है, लेकिन बहुत कम संख्या में जो आए हुए थे लोग जिनको अलाउ, मतलब ये देखो फिर आगे देखो, टू कंटिन्यू टू लिव इन इंडिया इफ दे एंटर्ड बिफोर 31 दिसंबर 2014, कि अगर 31/12/2014 से पहले आप भारत आए थे तो आप भारत के अंदर रह सकते हो कंटिन्यू। लेकिन इन 6 से अब 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत आके रह रहे थे उनमें सबसे ज़्यादा तो कौन था, सबसे ज़्यादा मुस्लिम ही थे, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ही क्या किसकी है, मुस्लिम्स की। और ये तो वहाँ तो अल्पसंख्यक है, ये जो अपन ने बीजेपी एमएससी देखा, तो इसको एमएससी की जगह एचएससी कर दो, हायर सेकेंडरी, बीजेपी तो रहेगा ही, जिन 6 को अलाउ किया था। और कट ऑफ डेट क्या थी, 31 दिसंबर 2014। समझ गए इतनी चीज। ये 2019 वाला इसके अंदर संशोधन था। तो ये पूछा था कि आरएस के अंदर तो छोटा आया था क्वेश्चन, तो छोटा में ये था 5 नंबर में था शायद, कि ये क्या है कानून और कौन कौन के इसके अंदर अलाउ हुआ है। यूपीएससी के अंदर आया था इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है और क्यों विरोध हुआ। तो विरोध सिर्फ हिंदू के कारण था, मुस्लिम्स को उसमें आपने रखा ही नहीं। और वो शाहीन बाग एजिटेशन जो था पूरी मुस्लिम कम्युनिटी स्पॉन्सर्ड अपने एजिटेशन था, क्योंकि मुस्लिम्स को अलाउ उसके अंदर नहीं किया था। समझ गए इतनी चीज आई समझ में। ये था इस नागरिकता वाले के अंदर सारा। तो इसमें ये देखो न्यूज़ तो देखने में छोटी थी, बांग्लादेश से भारत आए हैं 25 मार्च 1971 से पहले, 26 मार्च को या उसके बाद आए हो तो आप युद्ध शरणार्थी हो, भारत में आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। और नागरिकता मिल कैसे रही थी इन लोगों को, पंजीकरण के तहत 5 तरीके से मिल सकती है, बर्थ से, डिसेंडेंट से, ठीक है, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से, और टेरिटरी अगर भारत सरकार को जीत लेती किसी की, तो इनको कैसे मिल रही थी, रजिस्ट्रेशन से, 3 नंबर का जो था। टेरिटरी तो जीती नहीं ना, बांग्लादेश जीत के थोड़ी मिला रहे थे अपन तो बांग्लादेश को आज़ाद करा रहे थे इस्लामाबाद से, ढाका को आज़ाद करा रहे थे इस्लामाबाद से, जीत के थोड़ी मिला रहे थे कोई। समझ गए ऐसे, जैसे जो जीत के जो मिलाया गया है ना, ऐसे जैसे ये सिक्किम है इसका उदाहरण है ना, सिक्किम में अलग था, फिर अपने जीता तो सिक्किम के जितने भी थे वो अपने पास आ गए यूं। ठीक है, समझ गए, यहां तक कोई कंफ्यूजन है बताओ। अब इसकी एक बार रीडिंग लगाओ दर्पण के अंदर, जो न्यूज़ है उसकी रीडिंग लगाओ और देखो क्या समझ में आई क्या चीजें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज मतलब जो एजुटेशन बताया है ना आपने, ये CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो एजुटेशन हुआ था, ये CAA वही है, मोदी वाला 2019 अमित शाह। आओ देखो नेक्स्ट न्यूज अपन देखते हैं 6 नंबर की, क्लासिकल लैंग्वेज वाली 5 शास्त्रीय भाषाएं है ना, पहले 6 थी, अब इसमें ये 5 और जुड़ गई, तो 6 पहले थी, 5 अब हो गई, 6 पहले थी, 5 अब हो गई, तो टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी होगी इंडिया के अंदर, 11 हो गई। एक तो चीज समझने वाली बात ये है, अब जो 5 जुड़ी है ना, इनका क्लू अपन को ध्यान क्या रखना है, MBA PP, ठीक है ना, चाय पिलाते हैं MBA, MBA वाली चाय की थड़ी, तो MBA जो करके आजकल क्या पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं PP, ठीक है ना। तो MBA, तो MBA से क्या है अपना, ये M से तो है मराठी, B से है क्या, B से क्या इसमें आपने रीडिंग लगाई अभी, क्या बंगाली, और A से क्या है आसाम। अभी अपन पढ़े रहते बंगाल और आसाम ही तो पढ़ रहे थे अभी अपन ऊपर, बंगाल से आसाम आए 25 मार्च 1971 से पहले, ये बंगाल और आसाम वापस आ गए, ठीक है ना। और PP, ठीक है, PP से एक P तो क्या है पाली, और दूसरा P क्या है प्राकृत, ठीक है। ये तो पाली अभी जैसे मैं आप अपन देखेंगे आएगा, ये बौद्ध धर्म जो है, या बुद्ध धर्म की भाषा पाली थी,
और बौद्धिक जो अपन ग्रंथ देखते हैं, बुद्धिस्ट ग्रंथ देखते हैं, उनकी भाषा क्या है, पाली है, त्रिपिटक है जैसे। और जैन जो धर्म है, तो जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उसकी भाषा क्या है, उनकी प्राकृत है, पाली और प्राकृत। समझ गए। तो ऐसे आज करके टोटल आज क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है इस समय, टोटल कितनी है, 11 है। हाल ही में कितनों को दिया गया दर्जा, 5 को दिया गया। वो जो कौन कौन सी है, एम बी ए, एम से मराठी, बी से बंगाली, ए से असमिया, और पी से पाली और प्राकृत। ये थी मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत। पाली है क्या, अभी मैंने बताया था, बुद्ध धर्म की भाषा, और जैन धर्म, प्राकृत है जैन धर्म की भाषा। ठीक है ना। बुद्ध धर्म के जो ग्रंथ है ना, उनको अपन बोलते हैं त्रिपिटक। क्या, त्रिपिटक। ठीक है। ये 3 पिटक होगा सबने, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक, ये 3 पिटक है। पिटक का मतलब होता है टोकरी, ज्ञान की टोकरी। ठीक है, ऐसे। फिर अपन देखते हैं आप टोटल कितनी हो गई, 11 हो गई। 5 तो ये है, फिर सर 6 कौन सी रह गई, 6 भी थी। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहले जिस भाषा को मिला था वो सबसे पहले भाषा कौन सी थी, तमिल थी। तमिल थी। और मिला कब, नीचे लिखा हुआ कब, 2004 के अंदर। और तमिल अपने बोलते हैं भारत के मूल निवासी हैं। तमिल को अपन द्रविडियन बोलते हैं। अपने जयललिता की पार्टी है AIDM के, अन्ना मुन्नत्र कड़गम, तो द्रविड़ प्रदेश, भारत के प्राचीन निवासी तमिल। तो तमिल सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज। फिर सेकंड नंबर पे जो बनी वो थी कौन सी, संस्कृत। ठीक है। फिर अपन जैसे तीसरे देख रहे हैं, तो ये तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। फिर 4 नंबर पर बनने वाली थी अपने कन्नड़। ठीक है। फिर मलयालम, और फिर ये उड़ीसा, ये अपने क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है ना। सबसे पहले तमिल, फिर संस्कृत, फिर तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ये इसके अंदर लिखा हुआ अपने। तमिल कहाँ बोली जाती है ना। मैं इसमें ये जो लिखा हुआ इसमें बता देता हूँ। देखो तमिल है ना, तमिल कहाँ, तमिलनाडु से बोलते हैं ना अपन, तमिल से तमिलनाडु, तमिल लैंग्वेज कहाँ होगी, तमिलनाडु में। संस्कृत अपन जानते हैं। तेलुगु ये आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, तेलुगु है ना। जैसे अपन देखते हैं कि कृष्णदेवराय जो अपन पढ़ेंगे विजयनगर में, वो या तेलुगु में, वहाँ आंध्र प्रदेश में। तो अमुक्त माल्य जो उनका ग्रंथ है जो तेलुगु भाषा के अंदर है। कन्नड़ जैसे अपन देखते हैं, कैसे कन्नड़ और कैसे कर्नाटक। मलयालम है, ये कहाँ है, ये केरला में है, केरल के अंदर मलयालम। और उड़िया जो है, तो ये उड़ीसा के अंदर है ना। तो ये से अपन को ध्यान रहनी चाहिए। ये जैसे अपन अपना पेनिनसुलर इंडिया बनाए, ये तो है कन्नड़ के नीचे केरला में, इधर है मलयालम, इधर है तमिलनाडु में तमिल, मैं और तय तमिल। ऊपर जो है ये तेलुगु, उड़िया उड़ीसा, बंगाली बंगाल, आसाम। इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है खासतौर पर मलयालम, तमिल और तेलुगु में तो सबसे ज़्यादा होता है ते ऊपर तय नीचे, तय तमिल तेलुगु। समझ गए। ये चीज़ है। तो टोटल होगी 11। फिर शर्त क्या है कि किसी भाषा को ये देने की, शास्त्रीय भाषा देने की शर्त क्या है, तो शर्त है सबसे पहले उसकी उत्पत्ति कई सौ साल, मतलब 1000 साल पुरानी उसकी उत्पत्ति होनी चाहिए। तो तमिल भाषा तो अपन देख रहे हैं तो करीबन 2 से 2500 साल पुरानी है। उसका स्थापित इतिहास होना चाहिए, है ना। उसके ग्रंथ मिलने चाहिए, पूरी क्रोनोलॉजी पता करनी चाहिए, पहले इसका रूप ऐसा था, अब ऐसा रूप ऐसा है, ऐसा रूप ऐसा है। ठीक है। ये प्राचीन साहित्य होना चाहिए उसका, जैसे मैंने बताया पाली साहित्य है, बुद्ध धर्म का साहित्य पाली, वो जैन धर्म का साहित्य प्राकृत। मालवीय नगर के अंदर आप जैसे देखोगे MNIT का जो उधर की तरफ, एक तो MNIT का गेट है इधर सामने जेएलएन मार्ग पे, एक MNIT का गेट है उधर। अपन जब मालवीय नगर की तरफ जाते हैं तो वहाँ एक लाइब्रेरी है, जैन विश्व भारती प्राकृत लाइब्रेरी। ठीक है। मैं पढ़ा करता था उसमें जाके, उस समय यूनिवर्सिटी के अलावा वही थी लाइब्रेरी जयपुर के अंदर। तो उस लाइब्रेरी में आप जाओगे तो वहाँ पे पूरे जैन ग्रंथ रखे हुए हैं, पुराने। ठीक है। तो वो स्थापित इतिहास, फिर प्राचीन साहित्य वो होना चाहिए। फिर चौथी जो लाइन है वो कंडीशन, वो है स्वतंत्र उत्पत्ति। वो किसी से उपजी हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे अपन राजस्थानी भाषा देखते हैं, क्या इस लिस्ट में आ सकती है, तो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि राजस्थानी का जो उद्गम है वो अपभ्रंश से है। अपभ्रंश प्राकृत, ठीक है ना, प्राकृत से निकली है अपने, प्राकृत अपभ्रंश, और प्राकृत का जो अपभ्रंश रूप है उसी से निकली है राजस्थानी भाषा। तो कहने का मतलब राजस्थानी भाषा के पास ये वाली कंडीशन मिस होती है क्लासिकल लैंग्वेज बनने के लिए। संवैधानिक भाषा बन सकती है। संवैधानिक भाषा का मतलब जो अपन देखते हैं 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं हैं, वो राजस्थानी भाषा को देने की मांग है, ना कि क्लासिकल लैंग्वेजेस।
क्लासिकल लैंग्वेज नहीं बन सकती, क्योंकि अर्धमागधी जो प्राकृत है ना, अर्धमागधी प्राकृत जिसको अपभ्रंश प्राकृत भी बोलते हैं, अर्धमागधी प्राकृत से निकली है राजस्थानी, क्योंकि खुद राजस्थानी स्कॉलर्स बोलते हैं, तो आपकी स्वतंत्र उत्पत्ति तो है ही नहीं। इसी जितनी भी अपन 11 भाषाएं देखी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, बंगाली और मराठी, बंगाली, ऊपर मराठी भी देख लियो, मराठी, बंगाली और असमिया, ये किसी दूसरी भाषा से नहीं उपजी। उत्पत्ति इनकी क्या है, जीनाइन ओरिजिनल है, खुद इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये व्युत्पन्न नहीं है, मतलब किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं है, ये चीज़ है, ठीक है। और फिर एक जो बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि बताए 5 भाषाओं को दर्जा दिया गया, शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा, तो ये दर्जा देता कौन है, ये दर्जा देता है भारत सरकार देती है, कैबिनेट, कैबिनेट में फैसला लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई मंत्रालय देता है, सांस्कृतिक मंत्रालय, ऐसा कुछ भी नहीं है, कैबिनेट देती है, कैबिनेट का फैसला, ठीक है। और सबसे पहले अपन ने कब दी थी, 2000 कब दी, 2004, सबसे पहली 2004 के अंदर। कौन सी थी 2004 में जिसको दिया, तमिलनाडु। समझ गए, ये क्लासिकल लैंग्वेज वाला था अपना न्यूज़ नंबर 5। फिर अपन देख सकते हैं न्यूज़ नंबर 6 क्या है कि जेल में कैदियों का जातीय आधार पर जो वर्गीकरण होता है, बंटवारा होता है, वो असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अभी तक जेल में क्या होता था, जैसे जाति के हिसाब से भाई सफाई लगानी है, सफाई करनी है, अगर जैसे आप ठीक जिस जाति बिलोंग करते हो तो आप जैसे कपड़े सिलो, आप जैसे ये जाति से हो तो आप लोगों की कटिंग बनाओ, आप इस जाति से हो तो आप सफाई करो, मतलब जातीय भेदभाव जेलों के अंदर होता था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। अब अपन जैसे जेल देखते हैं तो जेल किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय, ठीक है ना। ये चौथा आइटम है राज्य सूची के अंदर जेल। अभी जैसे अपन ने देखा था नागरिकता किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय, 7वीं अनुसूची के अंदर 3 सूचियां हैं ऐसे। और ये बताया 7वीं अनुसूची के अंदर 3 सूचियां, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, संघ, राज्य और समवर्ती। संघ सूची के अंदर ओरिजिनल 97 विषय थे, लेकिन आज वर्तमान में 100 हैं, मतलब 3 जोड़ दिए गए। स्टेट के अंदर ओरिजिनल 66 थे, लेकिन अब 61 माइनस, मतलब 5 माइनस कर दिए गए हैं। कॉन्करेंट के अंदर 47 थे ओरिजिनल जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, लेकिन आज 52 है, मतलब 5 इसमें बढ़ा दिए। कहने का मतलब राज्य सरकार राज्य सूची से तो 5 कम किए और समवर्ती के अंदर 5 जोड़ दिए हैं, और संघ सूची में भी 3 जोड़े। तो कहने का मतलब सबसे कमजोर कौन सी हुई जा रही है दिन पे दिन, स्टेट लिट, राष्ट्रीय सूची, राज्य सूची जो वो। तो एक क्वेश्चन आया है मेन के अंदर कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो और ये क्या, जो भारतीय लोकतंत्र है या भारतीय जो संघवाद जैसे जो अपन देखते हैं, इंडियन फेडरलिज्म, उसके लिए क्या ये अच्छा डिसीजन है क्या, अच्छा संकेत है क्या, तो नहीं, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब देख ले अपने राज्य सूची का विषय, ये क्वेश्चन आया था इस प्री के अंदर, प्रिजन्स के ऊपर पूरा, कि किस चीज़ का विषय और कैसे गवर्न होते हैं। तो अपना बना हुआ प्रिजन एक्ट 1894, जैसे अभी सिटीजनशिप एक्ट देखा 1955, ऐसे अपने पास है प्रिजन एक्ट 1994। इसी के तहत राज्यों ने अपने प्रिजन मैनुअल बना रखे हैं। राज्यों के अंदर जेल मैनुअल है, मैनुअल्स कि जेलों के अंदर क्या क्या काम कैसे कैसे होएगा। फिर ये उल्लंघन करता है नॉट इक्वल टू आर्टिकल 14, 15, 17, 21 और 23। 14, 15 अपन राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, ये अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत होएगा। अनुच्छेद 17, 21 जीवन का है, और ये अपने एक्सप्लॉइटेशन वाला जैसे जो है 23, नहीं सॉरी फ्रीडम ऑफ रिलीजन 23, 32 हो तो एक्सप्लॉइटेशन, 23 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। 24 अपने बॉन्डेड लेबर है, तो है ना। अब ये अपन देखते हैं ये तो ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था, तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर बताया कि ये असंवैधानिक है, इसको आप जो हर राज्य के अंदर जेल मैनुअल है उसको आपको अमेंड करना पड़ेगा, और ये जातीय आधार पर जो कामों का बंटवारा था उसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। आज भारत के अंदर कुल 1400 जेलें हैं, और इन जेलों के अंदर जो कैदी बंद हैं 80% कैदी अभी अंडर ट्रायल हैं, मतलब उनकी सजाई घोषित नहीं हुई है अभी तक, तो अंडर ट्रायल है, मतलब उन्होंने जो क्राइम किया वो उसकी पुष्टि नहीं हुई है अभी तक, ऐसे 1400 जेलें, ठीक है ना। तो ये अपना जेल वाला था न्यूज़। इसमें ध्यान देने वाली बात जो है जेल के अंदर, वो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जेल राज्य सूची का विषय है, ठीक है ना। और 4th नंबर आइटम है, और जेल जो गवर्न होती है, तो केंद्र सरकार ने एक पेरेंट कानून बना दिया, प्रिजनर्स एक्ट 1894। इस पेरेंट कानून के आधार पर हर राज्य ने अपनी जेल मैनुअल बना। तो यूपीएससी के अंदर जो प्री में क्वेश्चन आया था 2023 के अंदर आया था, वो यही था, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल हुआ था 23 के अंदर, 24 के अंदर इसका निर्णय आया है, ऐसे। तो स्टेट लिस्ट का विषय है, और जेल प्रिजनर्स एक्ट है वो 1894 का, 1894। 7वीं न्यूज़ में यूँ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सारांश के रूप में बताने के लिए एक वेब पेज सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, उसका नाम है लैंडमार्क जजमेंट समरीज,
ठीक है ना, लैंडमार्क जजमेंट समरीज। तो एक बार गूगल में डाल के देखो, ये पेज खुलेगा, लैंडमार्क जजमेंट समरीज निकालो, गूगल में डालो एक बार, लैंडमार्क जजमेंट समरीज, LAND लैंड MARK JUD जजमेंट समरीज। तो गूगल पे ये पेज खुलेगा अपने सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो वेल नोन अभी फैसले हुए सुप्रीम कोर्ट को, उनकी समरी अपन देख सकते हैं। आया निर्मला, लैंडमार्क जजमेंट समरीज आ गया ना, इसमें देखो सारे केस लॉ आ रहे ना, मतलब केसेस ऐसे, ठीक है। तो इसमें छोटा ही था। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी अपने 8वें नंबर की न्यूज, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, तो मतलब जैसे जनजातीय ग्राम उनको उत्कर्ष के लिए ये है, तो अपन जैसे प्रधानमंत्री जनमन अभियान देखेंगे, जब अपन ग्रामीण विकास देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 3 राजस्थान का, तो ये प्रधानमंत्री जनमन योजना है, उसी के तहत उसी की तरह की ये है धरती आबा, है ना। तो ये धरती माता जैसे अपन बोलते हैं, तो धरती आबा है ये, ठीक है। जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है, जनजातीय गांवों का उत्कर्ष करना, और धरती माता को यहाँ बोला धरती आबा, अम्बा जैसे बोलते हैं अम्मा, तो धरती आबा है ये माता। केंद्र सरकार की योजना है, 2 अक्टूबर 2024 मतलब गांधी जयंती पे लागू हुई थी इसी बार। शुरुआत कहाँ से हुई? हजारीबाग झारखंड से, 1000 गांव है जनजातियों के, तो 1000 से हजारीबाग। पूरे 30 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज, टोटल कितनी अभी इंडिया के अंदर? 8 है। कौन कौन सी? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, 2 हो गई, 3 दिल्ली, 4 पौंडीचेरी, 5 अंडमान निकोबार, 6 चंडीगढ़, 7 दादर नगर दमन एंड दीव और 8वीं अपने लक्षद्वीप। तो 30 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज में लागू है। भारत के अंदर वर्तमान में 549 जिले हैं, ठीक है। और 17 मंत्रालयों का सहयोग इसमें रहेगा इन गांवों को विकसित करने में, ठीक है। तो कोई भी स्कीम, कोई भी योजना है, तो इसमें जब तक इंटर डिपार्टमेंटल इंटर मिनिस्टर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक अपन कुछ भी नहीं कर सकते। तो मंत्रालयों में कोऑर्डिनेशन रहना जरूरी है। जैसे अपन बोलते हैं कि स्वास्थ्य कैसे सुधरे, भाई स्वास्थ्य तब सुधरेगा, शिक्षा मंत्रालय उसकी पहल करे, बताए सब। स्वच्छता मंत्रालय जो है वो साफ सफाई की व्यवस्था करे। पेयजल मंत्रालय ये अश्योर करे कि सबको स्वस्थ पानी मिले, ठीक है। खाद्य मंत्रालय ये सुनिश्चित करे कि अपन इसको पढ़ा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, तो अन्न का उत्पादन और वो जरूरतमंद तक पहुँचे, उसकी प्लेट तक। तो एक विभाग, एक मंत्रालय कुछ नहीं कर सकता, इंटर मंत्रालय कोऑर्डिनेशन जरूर। समझ गए? तो ये अब ये था धरती आबा हजारीबाग झारखंड। 7-8 हो गई। 9वीं न्यूज अपन पढ़ते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ पे जो देसी गाय है उसको राजमाता गौमाता का दर्जा दिया गया, राजमाता गौमाता। तो राजमाता कौन है? जैसे आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर जैसे आप जैसे देखते हैं महारानी गायत्री देवी, उनको राजमाता का दर्जा था आज़ादी से पहले। तो महाराष्ट्र के अंदर राजमाता कौन है? राज्य माता है, राजमाता कौन है? गौ माता राजमाता है। जबकि राजस्थान में अपन देखते हैं 1947 से पहले राज्य माता या राजमाता कौन थी? गायत्री देवी थी। तो कैसे गायत्री देवी, कैसे गौ माता, ऐसे अपन याद रख सकते हैं। लेकिन कहाँ? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र अपन ने देख लिया कि अभी हाल पिछले 10 मिनट में 2 न्यूज़ों के अंदर चला गया। एक तो ये न्यूज़ है गौ माता, और इससे पहले अभी 10 मिनट पहले अपन एक न्यूज़ देखी थी जिसमें महाराष्ट्र गया था, वो कौन सी थी? आज ही देखिए कौन सी थी, बताओ। महाराष्ट्र में न्यूज़ में था मराठी। क्लासिकल लैंग्वेज भूल गए, कहाँ बोली जाएगी मराठी निर्मला? महाराष्ट्र में। और कल अपन ने इसको और देखा था न्यूज़ के अंदर महाराष्ट्र, वो कैसे देखा था? इलेक्शन में कितनी सीटें तो महाराष्ट्र असेंबली में? 288। और झारखंड में 81 ऐसे। और 90 किसमें? जम्मू कश्मीर में कितनी थी? हरियाणा में ऐसे। याद रहता है, वेरी गुड, है ना। ऐसे है ये। तो महाराष्ट्र देसी गाय को दिया राजमाता गौमाता का दर्जा, 30 सितंबर 2024 को दिया। अब गाय को अपन जानते हैं कि पंचगव्य उपचार की गाय से अपन को 5 प्रोडक्ट मिलते हैं और 500 से रोगों की रोकथाम होती है। एक है दूध, दूध से दही, दही से घी, ठीक है। तो दूध दही घी तो याद रह जाएगा, और दूध 2 है गौमूत्र और गोबर, खत्म। पंचगव्य प्रथम राज्य है जिसने गौमाता को राजमाता का दर्जा दिया है। और अपने जैसे देखते हैं तो महाराष्ट्र की जो विधानसभा है ना, उसका जो समर सेशन होता है वो तो होता है बॉम्बे में, और जो विंटर सेशन होता है वो होता है नागपुर के अंदर। तो कहने का मतलब महाराष्ट्र के अंदर जो विधानसभा है 2 जगह है,
एक तो बॉम्बे के अंदर है और दूसरी नागपुर के अंदर, जबकि अपने राजस्थान की विधानसभा तो एक ही है जयपुर के अंदर। गवर्नर जाता हो तो माउंट आबू गर्मियों में, सरकार नहीं जाती है। जबकि महाराष्ट्र की तो पूरी सरकार सर्दियों में कहाँ रहती है, नागपुर में रहती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपन जैसे कोस्टल किनारे देखते हैं तो सर्दियों के अंदर थोड़ी ठंड पड़ जाती है कोस्टल किनारे महाराष्ट्र के अंदर, तो वो हिंटरलैंड में जाते हैं अंदर नागपुर के अंदर, वहाँ ठंड कम होती है। समझ गए? तो ये है, सही है। और फिर ये लिखा हुआ 288 सदस्य है। और महाराष्ट्र के अंदर क्या है, दूसरा सदन भी है व्यवस्थापिका का। पहला सदन तो अपन 2 सदन देखते हैं, एक तो विधानसभा तो सभी राज्यों के अंदर है ही, 3 यूनियन टेरिटरीज में भी है, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर में। विधान परिषद वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। अब मैंने पहले बताया था ये कैसे याद रहेंगे, ये टुकड़ों में याद रहेंगे। 2 ऊपर है यूपी बिहार, फिर 2 नीचे है महाराष्ट्र कर्नाटका, 2 अभी नए जो बने उनमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से नया बना ना तेलंगाना, ऐसे तो 6 हो गई, ऐसे समझ गए। तो 6 राज्यों में सेकंड हाउस है विधान परिषद। हालांकि विधान परिषद को अपन पहला उच्च सदन बोलते हैं, मतलब पहला सदन या उच्च सदन, लेकिन कई कम राज्यों के अंदर है ऐसे इसको अपन यूँ बोल देते हैं कि भाई दूसरा सदन। बाकी राजस्थान की भी फाइल गई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट में, पहले की गई हुई है शुद्ध गलत के समय की, उस पर भी डिसीजन नहीं हुआ। समझ गए? तो ये 6 राज्य हैं ऐसे जिनके अंदर विधान परिषद। तो महाराष्ट्र की देसी गाय अपन समझ, देसी गाय को राजमाता का दर्जा समझ गए। फिर अपन देखते हैं कि जो 10वीं न्यूज है लास्ट, विश्व परिक्रमा कि पूरे विश्व का चक्कर लगाएंगे। किसमें? मतलब एक जो पाल वाली नौका होती है उसके अंदर नौसेना की 2 महिला अधिकारी, ठीक है, दोनों लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, ठीक है ना। ये सेना की जो रैंकिंग है उसको आपको ध्यान में रखना है कि तीनों सेनाओं की जो रैंकिंग क्रम में रखो, एक टेबल में दे दूंगा बेसिक जीके के अंदर। तो लेफ्टिनेंट कमांडर है, दोनों का नाम क्या है? एक का तो नाम है दिलना और एक का नाम है रूपा। तो दिल और रूपा ऐसे याद आ जाएगा, दिल के अंदर बस गई रूपा, तो दिलना और रूपा। फिर जो शिप का नाम है तो इंडियन नेवल सेलिंग शिप, सेलिंग व्हीकल वेसल, उसका नाम क्या है? INSV तारिणी। तरंगिणी नहीं है ये, क्या है? तारने वाली, तारने मतलब पार लगाने वाली। तो पार लगाने वाली नाव होती है तो उसको बोलता है तारिणी, तारिणी। 2 अक्टूबर 2024 को रवाना हुए गोवा से और 240 दिन की ये यात्रा है, ठीक है। तो करीबन जुलाई 2025 के अंदर ही आएंगे। 40,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, मतलब पूरे विश्व का गोल अपने ग्लोब का चक्कर लगाएंगे। 5 पड़ाव है इनकी यात्रा में, देखो कहाँ है? गोवा में मंडवी से तो चालू है, गोवा से जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से जाएंगे न्यूजीलैंड, फिर न्यूजीलैंड से किनारा पकड़ेंगे और वहाँ जाएंगे ये फॉनलैंड फॉकलैंड, ठीक है। फिर वहाँ से दक्षिण अफ्रीका केप टाउन और फिर वहाँ से गोवा, ठीक है ना। इसमें मैप में देखो आप, देखो इंडिया दिख रहा है अपने को, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड, फिर न्यूजीलैंड से इधर जाके ये जो नीचे किनारा दिख रहा है अपन को फॉकलैंड, ये इधर अर्जेंटीना के नीचे, ठीक है। फिर वहाँ से ये केप ऑफ गुड होप अपने अफ्रीका, ठीक है, और केप ऑफ गुड होप से फिर वो अपने वहाँ ऊपर गोवा के अंदर, ऐसे। तो कहने का मतलब दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ये पूरा चक्कर लगाएंगे, उत्तरी गोलार्ध में नहीं। और दक्षिणी गोलार्ध ज़्यादा इसके अंदर मतलब खतरनाक है, खास तौर पे जो न्यूजीलैंड से लेके जो ये अपन देख रहे हैं ये फॉकलैंड वाला जो सफ़र है ये सबसे जोखिम भरा है, ठीक है। क्योंकि क्या है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भूमि कम है। तो अब आप जैसे दक्षिणी प्रशांत सागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर देखो, भूमि कुछ भी नहीं है दक्षिणी गोलार्ध में। तो वो जो समुद्र के अंदर हवा चलती है वो बहुत ही ज़्यादा वेग से चलती है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर भूमि ज़्यादा है तो वो हवा कम चलती है, समुद्र के अंदर कम वेग से चलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन था प्री का, दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री जो करंट्स होते हैं वो इतनी तेज क्यों होते हैं? भूमि के अभाव के कारण। ये दूसरा अभियान अपना जब अपन विश्व की परिक्रमा कर रहे हैं, पहला 2017 के अंदर हो चुका, उस प्रोग्राम का नाम था नाविका सागर परिक्रमा, उसमें 6 महिला अधिकारी थे। अब कितने हैं? अब 2 ही हैं, दिलना और रूपा। और नाम क्या है? अभी वाली का नाम है तारिणी और पहली वाली का नाम क्या था? नाविका, ठीक है ना, नाविका। और इसका नाम है तरिणी, अभी वाली का तारिणी और नाविका। ऐसे करके ये अपना नेशनल खत्म होता है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पूरा, है ना। तो ऐसे करके ये आज अपन ने न्यूज़ देखी है। तो मोटा मोटा जैसे अपन ने क्या देखा, सबसे पहले तो अपन ने बांग्लादेश वाला देखा, कट ऑफ डेट क्या है? 25 मार्च 1971। फिर अपन ने क्लासिकल लैंग्वेज देखी, 5 शास्त्रीय भाषाएं, MBA PP, टोटल 11 हो गई। MBA में क्या? मराठी, बंगाली, आसामी, पाली और प्राकृत। फिर कैदियों में अपन देखा, कैदियों से जो कानून है वो जो गवर्न करता है वो 1894 का प्रिजनर्स एक्ट राज्य सूची का विषय है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर वेबसाइट बनी, लैंडमार्क जजमेंट, धरती माता
धरती माता की क्या, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान हजारीबाग झारखंड से चालू हुआ 2 अक्टूबर से। महाराष्ट्र राजमाता का दर्जा दिया गया गौ माता का। विश्व परिक्रमा करेंगे अपने INVS तारिणी के द्वारा दिलना और रूपा। लेफ्टिनेंट कमांडर, नौसेना के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कमांडर, है ना। तो तीनों सेनाओं की रैंक लिखना आज जाके, नौसेना की, आर्मी की और अपने वायुसेना की। समझ गए? ऐसे नेक्स्ट में अपन देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय चालू करते हैं NCO से। तो ऐसे करके ये अपना कंप्लीट हुआ राष्ट्रीय दिसंबर 2024 का दर्पण के अनुसार। खुद अब माइक्रो बनाना, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। ओके।